हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम मिस्र की रहस्यमयी दुनिया में जाएंगे और मिस्र की आखिरी फिरौन क्लियोपेट्रा से मिलेंगे। क्लियोपेट्रा प्राचीन मिस्र की अंतिम महारानी। उनका जन्म सिकंदर महान की जीतों के बाद स्थापित हुए टॉलेमिक वंश में हुआ था। अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत क्लियोपेट्रा ने सक्रिय रूप से मिस्र की संस्कृति को अपनाया और वह अपने राजवंश में मिस्र की भाषा सीखने वाली पहली व्यक्ति बनी। इससे उन्हें लोगों का सम्मान मिला। पिता टॉलेमी की मृत्यु के बाद क्लियोपेट्रा ने 18 साल की उम्र में राजगद्दी संभाली। पहले अपने भाई के साथ मिलकर राज किया, परंतु सत्ता के संघर्ष के कारण उन्हें अलेक्जेंड्रिया से भागना पड़ा। फारसालस की लड़ाई में पोम्पी के हारने के बाद वह युवा शासक और उसकी बहन क्लियोपेट्रा से मदद मांगने मिस्र भाग आया। पोम्पी के पीछे गायस जूलियस सीजर एक सैन्य टुकड़ी के साथ अलेक्जेंड्रिया पहुंचता है। मिस्र में रोमन तानाशाह को पोम्पी का सिर प्रस्तुत किया जाता है और फिर वह खुद को एक राजवंशीय संघर्ष में उलझा हुआ पाता है। टोलेमी घोषणा करता है कि क्लियोपेट्रा को निर्वासित कर दिया गया है और उसकी हत्या कर दी गई है, लेकिन यह पता चलता है कि वह जीवित है। वह रोमन सेनापति जूलियस सीजर की मदद से वापस लौटी है। उनकी गठबंधन ने उसकी स्थिति को मजबूत कर दिया है। मिस्र की रानी चालाकी से रोमन के कक्षों में प्रवेश करती है। गायस जूलियस सीजर क्लियोपेट्रा की सुंदरता और बुद्धिमत्ता से मोहित हो जाता है और उसका पक्ष लेता है। सीमित सैन्य टुकड़ी होने के बावजूद सीजर अलेक्जेंड्रिया की रक्षा करता है और विद्रोहियों को हरा देता है, लेकिन लड़ाई के दौरान प्रसिद्ध पुस्तकालय आग में नष्ट हो जाता है। सीजर की मदद से क्लियोपेट्रा अपना प्रभाव फिर से प्राप्त करती है, राज्य की शासक बन जाती है और सीजर की प्रिय भी। रोमन मिस्र में लंबे समय तक रहता है। क्लियोपेट्रा द्वारा सीजर को जन्मा पुत्र, जिसका नाम सीजेरियन है, उसके पिता द्वारा अपने उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता प्राप्त करता है और उसे मिस्र पर रोम के संरक्षण की गारंटी बनना चाहिए। सीजर रोम के लिए रवाना होता है और कुछ वर्षों बाद क्लियोपेट्रा को अपने पास बुलाता है। मिस्र की रानी साम्राज्य की राजधानी में अपने आगमन की व्यवस्था असाधारण भव्यता के साथ करती है। क्लियोपेट्रा और उसका पुत्र सीजर के विला में रहने के लिए रुक जाते हैं। रोम के राजनेताओं को यह पसंद नहीं आया कि सीजर अपनी प्रांतीय प्रिय को इतनी प्रतिष्ठा दे रहा था। एक कठिन राजनीतिक संघर्ष का अंत एक हत्या के प्रयास और सीजर की मृत्यु के साथ हुआ। क्लियोपेट्रा को जल्दबाजी और गुप्त रूप से रोम छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। सीजर की हत्या के बाद क्लियोपेट्रा को एक और प्रभावशाली रोमन, मार्क एंटनी, से समर्थन मिला। फिलिपी की लड़ाई के बाद, जिसमें एंटनी और ऑक्टावियन ऑगस्टस ने सीजर के हथियारों से निपटा, तानाशाह की मृत्यु के बाद साम्राज्य के प्रांतों का शासन कई उच्च पदस्थ रोमनों के बीच बांट दिया गया और मिस्र का नियंत्रण मार्क एंटनी को मिल गया। अपनी राजनीतिक और सैन्य महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एंटनी को धन और संसाधनों की आवश्यकता है और एकमात्र स्थान जहां से वह इन्हें प्राप्त कर सकता है वह है मिस्र। एंटनी और क्लियोपेट्रा मिलते हैं और प्रेम तथा राजनीतिक गठबंधन में बंध जाते हैं। घटनाओं का यह विकास ऑक्टावियन की योजनाओं में बिल्कुल भी नहीं था। रोम में एंटनी के आगमन के बाद वह अपनी बहन और एंटनी के बीच एक सुविधाजनक विवाह की व्यवस्था करता है। अपने प्रेमी के विश्वासघात के बारे में जानकर क्लियोपेट्रा साम्राज्य को कर देने से इनकार कर देती है। समझौता खोजने की कोशिश में एंटनी फिर से मिस्र की रानी के पास लौटता है। वे तरसुस के बंदरगाह में एक भव्य शाही जहाज पर मिलते हैं। उनका प्रेम संबंध फिर से प्रबल हो उठता है और रोमन क्लियोपेट्रा की इच्छा के आगे झुक जाता है। इस खबर से सीनेट में आक्रोश फैल जाता है, जिसे ऑक्टावियन कुशलता से